welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 21 of the Hindu Marriage Act 1955. Guys, we'll be covering section 21 in greater detail along with 21A, B and C in this lecture. So guys, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with what section 21 says. सेक्शन 21 सिर्फ इतना बोलता है कि देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908. गाइस, जस्ट लाइक हिंदू मैरिज एक्ट इज एक्ट 25 ऑफ 1955, उसी तरीके से एक्ट 5 ऑफ 1908 इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. जो हमारा सीपीसी है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दैट इज एक्ट 5 ऑफ 1908. तो सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ इतना बोलता है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट and subject to such rules as may be made by the high courts in this behalf, all the proceedings under this act shall, means 100%, be regulated as far as is possible by the code of civil procedure. तो ये चीज़ लिखी है हमारे सेक्शन 21 में. इट मीन्स सिर्फ इतना लिखा है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलेगी हिंदू मैरिज एक्ट में, प्रोसीडिंग माइट बी अंडर सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 24 एंड 25 जो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो गाइस, कोई भी प्रोसीडिंग है, all the proceedings under the Hindu Marriage Act 1955 shall be regulated by the Code of Civil Procedure as far as is possible. तो कहने का मतलब क्या है इसकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एक प्रोसीजर बता रखा है, जैसे कि प्रोसीडिंग्स की ट्रायल किस तरीके से चलेंगे, सर्विस ऑफ समन्स नोटिस जब जारी किए जाते तो किस तरीके से होते, जब कोर्ट की डिक्री आती है तो उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है. देयर आर सर्टन यूजुअल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो. तो कहने का मतलब है कि प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड, ट्रायल्स के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे या जो भी प्रोसीजर होगा वो क्या होगा. प्रोसीजर की बात हमने कहीं पे भी हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं करी है, वो कहाँ पे बात की जाती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में. सो वही सिर्फ लिखा है कि जो भी हम प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वो होगा कंसिस्टेंटली विद द सीपीसी, दैट इज एक्ट 5 ऑफ 1908. लेकिन गाइस, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट नथिंग शुड बी कॉन्ट्ररी टू व्हाट हैज बीन स्टेटेड इन द हिंदू मैरिज एक्ट. अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ लिखा है, ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई भी प्रोविजंस में कुछ लिखा है, सो वी हैव टू गो बाय देम ऑल्सो. नथिंग शुड बी कॉन्ट्ररी और इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मतलब क्या है कि एवरीथिंग मस्ट बी हार्मोनियसली and with due regards to the other provisions of the Hindu Marriage Act 1955, and due regard must be given to the rules made by the High Court also in this behalf. Otherwise, as far as is possible, जितनी भी proceedings होंगी under any section of the Hindu Marriage Act, as far as is possible उनको regulate किया जाएगा by the Code of Civil Procedure. I hope guys आपको section 21 clear हो चुका है. Now guys, moving on to section 21A, which talks about power to transfer petition in certain cases. अब guys, होता क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाय नाउ आपको पता लग चुका होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में जितनी भी पिटिशंस फाइल की जाती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाती हैं. सेक्शन 3 में, इफ यू रिमेंबर, हमने डेफिनेशंस में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारी की सारी पिटिशंस फाइल की जाती है. नाउ दोज कोर्ट्स दे हैव अ पावर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज अ पावर टू ट्रांसफर पिटिशंस. आप पिटिशंस को ट्रांसफर कर सकते हो इन सर्टन केसेज. नाउ गाइस, व्हाट आर दोज केसेज? Any case falling under section 10 or 13 of the Hindu Marriage Act. A point to be noted is that सेक्शन 21A में क्लियरली लिखा है सबसेक्शन 1 में कि अगर कोई भी पिटिशन फाइल की गई है अंडर सेक्शन 10 दैट इज जुडिशियल सेपरेशन और सेक्शन 13 दैट इज डिवोर्स ऑन एनी ग्राउंड, बी इट इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, बी इट कंसेंट थियोरी, बी इट एनी ऑफ द फॉल्ट ग्राउंड्स, किसी भी ग्राउंड पे सेक्शन 13 में अगर डिक्री की प्रे की गई है या फिर सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन के लिए प्रे की गई है, तो सर्टन केसेस में वो दो केसेस कवर होते हैं. सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होती है कि वो पिटिशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी. लेकिन इन सर्टन केसेस का मतलब है कि एनी पिटिशन दैट हैज बीन फाइल्ड ईदर अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, अगर वो पिटिशंस इन केसेस में हैं यानी कि सेक्शन 10 या 13 के तहत हैं और उन पिटिशंस में ईदर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज प्रेड फॉर और डिक्री ऑफ डिवोर्स इज प्रेड फॉर, तो वहाँ पे कोर्ट्स के पास क्या एक पावर रहती है कि वो पिटिशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं. अब गाइस, पिटिशंस को ट्रांसफर करने की जो ये सिचुएशन ये कब अराइज होगी, जब होगा क्या, सेक्शन 21A की अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ गाइस, इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जगह पे हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग पिटिशंस फाइल कर देते हैं. होता क्या है कि देयर इज अ सेपरेट पिटिशन बीइंग फाइल्ड बाय बोथ द पार्टीज वन आफ्टर द अदर. टू सेपरेट पिटिशंस फाइल जब होती है ना, बहुत बार क्या होगा, हस्बैंड अपना केस बनाएगा और वाइफ अपना केस बनाएगी और वो दो सेपरेट, जॉइंटली नहीं होगा, दो सेपरेट पिटिशंस फाइल कर देंगे.
वन आफ्टर द अदर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अपने भी हाफ पे दोनों क्या कर देंगे, पिटिशंस फाइल कर देंगे। और गाइज सिचुएशन कब थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, जब उन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया। फॉर एग्जांपल दोनों ने ही जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड में, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ पे हम सर्टन केसेस में सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ इन्होंने अलग अलग सेपरेट पिटिशंस फाइल कर दी जुडिशियल सेपरेशन के लिए और फॉर दैट मैटर डिवोर्स के लिए एज द केस में भी। अब क्या हुआ गाइस, वो दो सेपरेट पिटिशंस हैं लेकिन एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करी हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 21A क्लियरली बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कोर्ट क्या करेगा, उन पिटिशंस को क्लब कर देगा। क्योंकि वो पिटिशंस एक ही चीज़ एक ही ग्राउंड पे हैं और एक ही चीज़ को वो डिमांड करते हैं, तो क्या होगा, उन पिटिशंस को कोर्ट क्या करेगा, क्लबिंग कर लेगा, उसको एक पिटिशन बनाएगा और उन पिटिशंस का जो ट्रायल होगा और एंड दोज पिटिशंस विल बी हर्ड टुगेदर, दे विल बी ट्राइड टुगेदर, मीन्स ट्रायल भी एक साथ चलेगा, एंड दे विल बी हर्ड टुगेदर एंड डिस्पोज्ड ऑफ टुगेदर। आई होप गाइस आपको समझ आया। उसके बाद गाइस सिचुएशन कब थोड़ी डिफरेंट होगी, जब उन्होंने पिटिशन तो फाइल करी लेकिन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दी, एक ही स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पिटिशन फाइल कर दी, तो सेक्शन 21A कोर्ट को एम्पावर करता है कि आप क्या कर सकते हो, जिस भी इंसान ने बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी जिसने पिटिशन बाद में फाइल करी है, उस इंसान की पिटिशन को आप ट्रांसफर कर दो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पे पहली पिटिशन को फाइल किया गया था। फॉर एग्जांपल वाइफ ने पहले पिटिशन फाइल करी, हस्बैंड ने देयर आफ्टर उसके बाद पिटिशन फाइल करी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की गई है, तो जो बाद में हस्बैंड के पिटिशन को वो वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पिटिशन को ट्रांसफर कर देगा उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पे वाइफ ने पिटिशन फाइल करी, क्योंकि इट वाज एन अर्लियर पिटिशन फाइल्ड बाय द वाइफ। जिसने पहले पिटिशन फाइल की होगी तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन को ट्रांसफर कर देगा। सो दिस इज द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ट्रांसफर पिटिशंस इन सर्टेन केसेस, केसेस फॉलिंग अंडर सेक्शन 10 एंड 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और ट्रांसफर करने की जरूरत भी कब पड़ेगी, जब उन्होंने अलग अलग दो सेपरेट पिटिशंस को फाइल करा वन आफ्टर द अदर और दो डिफरेंट प्लेसेस पे किया। अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उनको क्लबिंग कर दिया जाएगा, एक पिटिशन मान लिया जाएगा, दे विल बी ट्राइड एंड हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ ऑल टुगेदर। लेकिन अगर वो एक ही स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे पिटिशन बाद में फाइल की गई है it will be transferred to the district court where the earlier petition was filed. उसके बाद उनको दोबारा से क्लब कर लिया जाएगा, they will be heard of and you know they will be tried and heard and disposed of all together. लेकिन कई सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हस्बैंड एंड वाइफ ने अलग अलग स्टेट्स में पिटिशन फाइल कर दी है, एक ही स्टेट में, अलग डिस्ट्रिक्ट का भी फर्क है लेकिन अलग अलग स्टेट्स में की है, तो जिस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले पिटिशन फाइल हुई है उसी स्टेट में क्या कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ कि जो सेकंड स्टेट होगी, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने बाद में पिटिशन फाइल करी इन सम डिफरेंट स्टेट, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड, उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल ट्रांसफर दैट पिटिशन ऑफ हस्बैंड टू द स्टेट जहाँ पे पहले वाइफ ने अर्लियर पिटिशन फाइल करी थी। I hope guys आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। So this is what section 21A says. Now guys, moving on to section 21B, it talks about special provisions relating to trial and disposal of cases. अब guys special provisions बनाए गए हैं relating to trial and disposal of cases। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि section 21B का ऑब्जेक्टिव क्या है। Basically guys section 21B ensures speedy trial, it ensures speedy justice, ठीक है, ताकि पार्टीज को जो ऑलरेडी एस्ट्रेंज्ड पार्टीज हैं, एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप हो चुका है, उनको स्पीडी जस्टिस मिले बाय स्पीडी ट्रायल। दिस इज द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ सेक्शन 21B। सो 21B ये बोलते हैं कि इट इज द पैरामाउंट ड्यूटी ऑफ द मैट्रिमोनियल कोर्ट्स, मैट्रिमोनियल कोर्ट्स की पैरामाउंट कंसिडरेशन रहेगी, पैरामाउंट ड्यूटी रहेगी कि हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनको हमें स्पीडी ट्रायल देना है, उनको डिस्पोज ऑफ करना है एज सुन एज पॉसिबल, सो एज नॉट टू प्रोलॉन्ग द एगनीज ऑफ द पार्टीज, उनकी जो मेंटल पेन्स एंड सफरिंग्स उनको प्रोलॉन्ग ना किया जाए एंड एज सुन एज पॉसिबल उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। सो गाइस सेक्शन 21B सिर्फ इतना बोलता है कि अगर किसी भी पिटिशन का ट्रायल किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, सो इट शुड बी आप कह सकते हो कंप्लीटेड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है, एंड एज फार एज इज प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट्स ऑफ जस्टिस। कोर्ट की कोशिश रहेगी कि हम डे टू डे प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करें, ऑलमोस्ट हर रोज़ के बेसिस पे प्रोसीडिंग्स हों, एंड एज सुन एज पॉसिबल उस केस को क्या कर दिया जाए, उसके ट्रायल को खत्म करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ताकि पार्टीज के एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना किया जाए। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिखी है कि अनलेस कोर्ट को लगता है कि एडजर्न करना ज़रूरी है
अगर कोर्ट को लगता है अनलेस कोर्ट फाइंड्स दैट एडजर्नमेंट ऑफ द ट्रायल, इस ट्रायल को एडजर्न करना, रोकना बियॉन्ड द फॉलोइंग डे इज नेसेसरी। अगर कोर्ट को लगता है विद रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कि हमने इसको एडजर्न क्यों किया है, अगर कोर्ट को लगता है कि एडजर्नमेंट जरूरी है बियॉन्ड द फॉलोइंग डे विद रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, तो कोर्ट एडजर्न करेगा। लेकिन अदरवाइज अगर कोई रीजन नहीं है, देन एज फार एज इज प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड मोर ओवर, ठीक है, एंडेवर शुड बी मेड कि एज सुन एज पॉसिबल हम इन केसेस को खत्म कर दे। उसका मैंने आपको रीजन बताया, राइट टू जस्टिस, राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड मोर ओवर हमने पार्टीज के प्रोलॉन्ग एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप्स को प्रोलॉन्ग नहीं करना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। एंड गाइज एज सुन एज पॉसिबल का यहाँ पे मतलब क्या है, 6 मंथ्स। तो टाइम पीरियड पे स्पेसिफाई किया है कि अगर एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट को कोशिश करनी है कि 6 महीने के विद इन कोर्ट इन केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दे, स्पीडी ट्रायल हो और केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जाए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स और नोटिस टू द रिस्पोंडेंट। जिस दिन रिस्पोंडेंट को ये नोटिस चला गया कि पिटिशनर ने पिटिशन फाइल करी है, तो जिस दिन रिस्पोंडेंट की नॉलेज में ये चीज़ आ गई, यानी कि कोर्ट के जब समन ऑर्डर्स जा चुके हैं, उस दिन से 6 मंथ्स तक कोर्ट को कोशिश करने की कंटिन्यूअसली डे टू डे प्रोसीडिंग्स अंटिल कंक्लूजन हम लोग लें और प्रोसीडिंग्स करते हुए 6 मंथ्स के विद इन हम इस केस को खत्म कर दें, एंड दैट विल बी स्पीडी ट्रायल एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ दीज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और केसेस। सिमिलरली गाइज अगर इसको अपील किया गया, बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस को अपील भी की जाती है, तो अगर उसको अपील किया गया है, यानी कि जिस भी पार्टी के खिलाफ वो केस आएगा, कोर्ट की डिक्री जिस भी पार्टी के खिलाफ आएगी, अगर वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है देन दे डेफिनेटली हैव अ राइट ऑफ अपील, और अगर वो अपील करते हैं तो वो जो अपील किया गया है उसको विद इन 3 मंथ्स खत्म करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ समन्स, जब आपको समन का नोटिस भेज चुका है अपने रिस्पोंडेंट को, जब कोर्ट ने नोटिस भेज दिया रिस्पोंडेंट को कि अब इसको अपील किया गया है, तो उस दिन से 3 मंथ्स के विद इन इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। गाइस इसका मतलब भी क्या है, ताकि हम इसको प्रोलॉन्ग ना करें इन चीज़ों को एज सून एज पॉसिबल, तो कोर्ट को यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको विद इन 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स आपको कवर करना है। सो ये स्पेशल प्रोविजंस बना दिए गए पार्टीज को हेल्प करने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की पार्टीज के साथ अन्याय ना हो, तो वहाँ पे क्या किया है कि आपको क्या करना है, स्पीडी ट्रायल करना है, ट्रायल एंड डिस्पोज ऑफ करनी है पिटिशंस को एज सुन एज पॉसिबल। अपील की गई है तो 3 मंथ्स में, और अगर नॉर्मल मेन पिटिशन फाइल हुई है तो वहाँ पे उसको 6 मंथ्स के विद इन खत्म करने की कोशिश की जाए। अगर आप एडजर्न करना चाहते हो तो वो एडजर्न हो सकता है, बट रीजंस आर टू बी रिकॉर्डेड कि उसको एडजर्न क्यों किया गया है। सिमिलरली गाइस टॉकिंग अबाउट सेक्शन 21C, वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। ऐसा लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनीवेयर टू द कॉन्ट्री, किसी भी इनैक्टमेंट में कुछ भी ऐसा कॉन्ट्री लिखा हो, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है वो फॉलो होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किसी भी इनैक्टमेंट में जो मर्जी लिखा हो, लेकिन एज फार एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न, अगर कोई भी एविडेंस दिखाया जाता है तो वो एविडेंस इनएडमिसिबल नहीं होगा हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट उस एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे, उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते दैट एविडेंस इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। कहते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किसी भी इनैक्टमेंट में जो मर्जी लिखा हो, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस एड्यूस की जाती है पार्टीज के द्वारा कोर्ट में ड्यूरिंग ऑब्वियसली द ट्रायल ऑफ द केस, पिटिशन का जब ट्रायल चल रहा है, जब पिटिशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस टाइम पे अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस किसी भी पार्टी ने शो अप किया, तो एड्यूस किया, तो वहाँ पे कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता एज एन एविडेंस ओनली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। इस बेसिस पे अगर वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी और एक्ट में कुछ और लिखा है, तो बेशक उस कहीं पे भी लिखा है, लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 21C में लिख दिया कि इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड एनीवेयर टू द कॉन्ट्री, जो मर्जी लिखा है, जस्ट बिकॉज एक डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड रजिस्टर्ड नहीं है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता टू बी एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस। तो कोई भी डॉक्यूमेंट का आप एविडेंस दे सकते हो, बी इट स्टैम्प्ड और नॉन स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेक्शन 21 बहुत ही शॉर्ट है एंड ईजी है। सो गाइज आई विल बी कमिंग अप विद मोर सेक्शंस ऑन हिंदू मैरिज एक्ट। टिल देन गाइज कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।